शुभ दिन प्यारे बच्चों, आप सभी को। आपका हिंदी का पेपर आने वाला है, तो मैं ये ऊषा पाठ यदि नहीं क्लियर हुआ है तो मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको समझना है। उससे पहले आप जो है पाठ के विषय में जान लें कि ऊषा पाठ क्या होता है। तो ऊषा मतलब, ये ऊषा का मतलब पहले समझ लीजिए कि जो सूर्योदय होता है, सूर्योदय के समय का पहले का जो आकाश का दृश्य होता है, उसी दृश्य को जो है एक बिंब के रूप में कवि शमशेर बहादुर ने यहाँ पर जो है कि बताया है। तो सूर्योदय के पहले आसमान में जो लाली छाई होती है, उसी को विभिन्न उपमानों द्वारा, देखिए, ठीक है, विभिन्न उपमानों द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक, तो और फिर उषा काल में आसमान की जो लालिमा का एक विशेष आकर्षण है, उसी को यहाँ इस कविता के माध्यम से जो है प्रस्तुत किया है। और यह जो है आभा, ये जो है सुंदरता, ये जो आसमान की लालिमा है, वह जो है सूर्योदय होते ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक, तो आइए देखते हैं। ठीक, प्रात का नभ था बहुत नीला बिल्कुल शंख जैसे। प्रात का नभ था बहुत नीला बिल्कुल शंख जैसे। एक बार मैं फिर से जो है इस पाठ का थोड़ा सा परिचय बता दे रहा हूँ कि इस पाठ में जो है शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय से पहले की जो स्थिति है, सूर्योदय से पहले की जो स्थिति है, उसी का वर्णन किया है। और उसी में जो है विभिन्न बिंबों के माध्यम से, बिंब के माध्यम से, जैसे देखिए यहाँ पर नीला शंख एक बिंब है। ठीक है, तो इन्हीं बिंबों के माध्यम से जो है आपके सामने प्रस्तुत किया है। ठीक, तो प्रात का नभ था बहुत नीला, भोर बिल्कुल शंख जैसे, बहुत भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका, कोष्टक में लिखा है अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से धुल गई हो। ठीक है, जरा से लाल केसर से धुल गई हो। भोर मतलब होता है, देखिए यहाँ पे कुछ शब्द आया है। भोर मतलब होता है प्रातः काल या सवेरा, प्रातः काल या सवेरा। ठीक है, फिर उसके बाद है चौका। चौका मतलब हम कह सकते हैं कि चौका एक विशेष प्रकार का जो है जिस पे हम रोटी वगैरह बेलते हैं, वो चौका होता है। और फिर उसके बाद चौका एक प्रकार से लीपा, जैसे मिट्टी और गोबर मिला करके लीप दिया जाता है, उसे भी हम कहते हैं ये चौका है, जो स्वच्छ हो, तो उसे हम चौका बोलते हैं। यानी मिट्टी या गोबर का जो लेप जिस जगह पे लगा दिया जाता है, उसे भी चौका बोलते हैं। और सिल मतलब होता है, सिल मतलब पत्थर। यहाँ पे सिल आया है, ये सिल शब्द आया है से, उसका मतलब होता है पत्थर। केसर, केसर, लाल केसर देखे हैं, जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है, दवा के काम में आती है, लोग उसे दूध में मिला के खाते हैं। तो वही बात जो है ये लाल केसर होती है। तो आइए देखते हैं। प्रात का नभ बहुत नीला था शंख जैसे भोर का नभ। यहाँ पर जो है आप के पाठ में जो संकलित उषा कविता है, इसके जो कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं, इस कविता में सूर्योदय से पहले का आसमान में का जो लालिमा छाई है, जो बहुत सुंदर है और अच्छी दिखाई दे रही है, उसी को सुंदर शब्दों में यहाँ पर जो है प्रस्तुत किया है कई विभिन्न उपमानों द्वारा। किसके द्वारा? उपमान। उपमान मतलब जानते हैं, जिसकी तुलना की जाए किसी से, जिससे तुलना की जाती है वह उपमान होता है। ठीक है, तो विभिन्न उपमानों द्वारा उस सुबह का वर्णन किया गया है, उस भोर का वर्णन किया गया है कि भोर का वर्णन क्या है। आप लोग भी सुबह के उस दृश्य को महसूस कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। कवि यहाँ पर कह रहा है कि प्रातः काल के नभ का जो है कभी विभिन्न उपमानों द्वारा तुलनात्मक जो है सामंजस्य बिठाने का प्रयत्न किया है कि वो जो
भोर की बेला में जो कुछ भी हो रहा है, उस भोर की बेला का जो है तुलना किया हुआ है, वो भी गांव के उपमानों द्वारा। गांव में जो चीज़ें मिल रही है गांव देहात में, उसी से क्या किया है, उसकी समानता की है, उसी से उसे उपमानित किया है। ठीक है। उसके अनुसार जो है प्रातःकाल का जो आसमान है वह क्या है, नीले शंख के समान है। प्रातः नभ था बहुत नीला, बिल्कुल शंख जैसे। जो भोर का नभ होता है किसके जैसा है, बिल्कुल नीला। नीला किसके जैसा, नीले शंख के जैसा। शंख आप देखे होंगे तो शंख का जो समुद्र में शंख पाया जाता है, ठीक है, लगभग वो शंख जो है बिल्कुल ऊपर का कुछ भाग हल्का हल्का ब्राउन और नीला लिए होता है। ठीक है। तो वहीं शंख जो है इसी के समान जो है नीला बता रहा, किसको, आसमान को बता रहा है। ठीक है। तो यहाँ आसमान उपमेय हो गया और शंख उपमान हो गया। शंख अधिकतर जो है कहाँ मिलता है, वैसे तो समुद्र में मिलता है, लेकिन इसे जो है ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब के किनारों, नदियों के किनारों भी प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा कवि का मानना है। तो भोर का नभ जो था कैसा था, बिल्कुल नीले शंख के समान था। बहुत आसानी तरीके से क्या था कि जो कवि कहना चाहता है, नभ मतलब आकाश, किसके समान था, कौन सा नभ, सुबह का नभ, प्रातः का नभ नीले शंख जैसे समान था। एक उपमा ये हो गई बिल्कुल पहली। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उसके अनुसार प्रातःकाल का आसमान नीले शंख के समान है, अर्थात जिस प्रकार नीला शंख श्वेतिमा लिए, श्वेतिमा मतलब मैंने अभी बताया नीला, ये सफ़ेद होता है, ऊपर का हल्का हल्का जो है ये नीला होता है, उसी वो और हल्का नीचे का सफ़ेद उसी से परिपूर्ण होता है, उसी के समान ये आकाश भी है। ठीक। फिर आगे देखते हैं दूसरे उपमान में उसने कहा है कि जो है राख से लिपा हुआ चौका। तो दूसरे उपमान, ये तो पहला उपमान था, दूसरा उपमान क्या है, राख से लिपा हुआ चौका का हम कह सकते हैं कि आसमान जो है दूसरे उपमान के रूप में आसमान राख से पुताई किए हुए मिट्टी और गोबर के लेप के समान है। ये देखिए उपमान है, जैसे मैंने अभी बताया चौका दिया गया है ना, कहते हैं लीप पोत करके चौका कर देना, तो वो चौका यानी साफ हो, साफ और स्वच्छ होना। और एक और उपमान है, जो चौका है, गांव में चौका पाया जाता है, उस गांव को जो है राख से लीपने के बाद जो है, ठीक है, लीपने के बाद वो जो रंग होता है जो अभी भी गीला पड़ा है बिल्कुल वैसा दिखाई देता है। दो अर्थों में है यहाँ पे। एक तो चौका यानी कि गांव में आप देखेंगे तो गोबर और मिट्टी से जगह को लीप दिया जाता है जो अभी सूखा नहीं है। ठीक है, जो अभी सूखा नहीं है, उसी रंग का आसमान दिखाई दे रहा है। और हम यूँ कह सकते हैं कि राख से लिपा हुआ चौका का मतलब हम कह सकते हैं कि राख से जो है बर्तन को हम क्या करते हैं, साफ़ करते हैं और उस बर्तन को धुलते हैं, तो वो जो चौका है उसी राख से जो है उसको भी मांजा गया, लिपा गया, और वो अभी सूखा नहीं है, बिल्कुल सूखा नहीं है। तो उसी के रंग जैसा क्या है, आकाश है। ठीक है। ये दूसरा उपमान है। बहुत काली सिल जरा से लाल, काली सिल मतलब काला पत्थर जो होता है, काला पत्थर पे लाल केसर अगर जो है कि डाल दो तो वो लालिमा, काला पत्थर, अगर काला पत्थर है, काले पत्थर पे लाल रंग की लालिमा, लाल रंग की लालिमा काले पत्थर पे अगर रगड़ देंगे तो वो जो है काला और लाल लिए जो दृश्य आ रहा है, जो बिंब उभर रहा है, वही बिंब आकाश का है। ठीक है। तो ये काली सील कहाँ पाई जाती है, गांव में पाई जाती है, पहाड़ों में जो है काली सील पाई जाती है। उसी पर अगर लाल केसर का जो है घोल करके छोड़ दो तो जो रंग उभर के आता है वही रंग किसका है, आकाश का है। ठीक है। तो इस प्रकार जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है सूर्योदय से पहले का जो आकाश है वो नीले शंख के समान है, और बिल्कुल राख से लिपा हुआ चौका जो रंग होता है उसका जो अभी चौका गीला पड़ा है उसके समान है, और काली सिल जिस पर लाल केसर किसी ने रगड़ दी हो या उसको जो है लाल केसर से धुल दिया हो उसके समान ये आकाश, यानी तीन उपमानों से जो है सूर्योदय के पहले का आकाश जो है उसको जो है उसको बिंबित किया गया है। ठीक।
तो ये तीनों समझ में आया। तो इन तीनों में जो है अगर आपका जो प्रश्न बन गया है तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि कवि ने प्रातः काल के आसमान की तुलना किससे की है। कवि ने प्रातः काल की आसमान की तुलना किससे किससे की है। तो प्रातः काल की तुलना जो है नीले शंख से की है। कवि ने भोर के नभ की तुलना किससे की है और क्यों की है। तो कवि ने भोर के नभ की तुलना जो है राख से लिपे हुए चौके से की है जो अभी गीला पड़ा है। ठीक है। कवि ने काली शिला और लाल केसर के माध्यम से क्या सामंजस्य बिठाया है। यानी यहाँ देखेंगे तो काला पत्थर और लाल केसर। तो कहने का मतलब जो है काली शिला पर रक्त यानी कि लाल रंग का जो केसर रगड़ देने से रक्तवर्णी कालिमा दिखाई देती है, हल्का काला और लाल एक रंग दिखाई देता है। उसी प्रकार जो है भोर का आकाश है वह अंधकार के कारण और सूर्य के निकलने के कारण जो लालिमा है वो जो है प्रयुक्त हो रही है और उस दृश्य को गांव के सील और जो है लाल केसर से उपमानित किया है। ठीक। अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें प्रयुक्त नभ शब्द इसका पर्यायवाची होता है गगन व्योम अंबर। ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, स्पष्ट खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, गांव के उपमानों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अब आइए देखते हैं दूसरा आपका जो है फिर उसी जो है स्लेट पर या लाल खड़िया चाक पर मल दी हो किसी ने, नीली जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और टूटता है इस उषा का अब जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। ठीक है। अब सूर्योदय हो रहा है। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है, खड़िया मतलब एक विशेष प्रकार का सफ़ेद जो आप देखें ना, सफ़ेद वो चौक जो होता है उसी को खड़िया बोलते हैं, सफ़ेद खड़िया। फिर उसके बाद मल देना यानी रगड़ देना, मल देना। अगर वो स्लेट है तो स्लेट पे क्या होता है कि चाक को क्या किया जाता है, रगड़ दिया जाता है। ठीक। और कैसी स्लेट है, बिल्कुल काली स्लेट है। और झिलमिल का मतलब होता है रह रह करके चमकना, देह मतलब होता है शरीर, और उसके बाद उषा मतलब अरुणोदय की लालिमा। ठीक। बाकी ये आप जान ही गए इसके शब्दों का मतलब। तो यहाँ पर जो है कवि कहता है कि जो उषा काल है उसी के बारे में जो है कह रहा है कि प्रातः काल का जो आकाश है वह आकाश ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जैसे पत्थर की स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मिट्टी से बने हुए चाक को रगड़ दिया है। स्लेट अगर आप देखेंगे तो बच्चे उस पर क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ब्लैक रंग का होता है। तो उसी ने क्या किया है कि कौन सी खड़िया, लाल खड़िया। ठीक है। लाल खड़िया लाल रंग का जो चौक है उसी को खूब 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 रगड़ दिया है और नीचे से जो है काला और ऊपर से लाल, जैसे फिर सील और केसर का, तो यहाँ पे लाल खड़िया और उस स्लेट की तुलना की गई है। ठीक है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर भी फिर जो है कवि उपमानित कर रहा है उस उषा काल के विषय में कि अगला अब आकाश अगले उपमान में कैसा लग रहा है। तो जो स्लेट है उस स्लेट पर लाल खड़िया किसी ने रख करके खूब उसको रगड़ दिया हो, अर्थात प्रातः काल का आसमान वैसे ही रंग का प्रतीत हो रहा है जैसे स्लेट पर लाल रंग की खड़िया से किसी ने रगड़ दिया और उसमें लाल और हल्का सा काला लिए लालिमा उभर रही है। ठीक उसी समान जो है भोर का नभ दिखाई दे रहा है। ठीक है। इसी प्रकार अन्य उपमा के माध्यम से उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि प्रातः काल का आसमान वैसे ही प्रतीत हो रहा है। अभी 3 हो गया, देखिए फिर 5वां है उपमान, वैसे ही प्रतीत हो रहा है जैसे जो है नीले पानी में, जैसे नीले पानी में अर्थात नील जल में, लिखा है ना नील जल में। ठीक। नील जल में, एक मिनट, नील जल में किसी गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और नीला जल गांव में ही पाया जाता है
और उसी में गोरे रंग का किसी का शरीर जो है उस पानी में रह रह करके चमक रहा है। पानी में ये पानी है और किसी का देह है इस पानी में क्या कर रहा है, झिलमिला रहा है, यानी रह रह करके दिखाई दे रहा है, हिलता सा प्रतीत हो रहा है। तो कहने का मतलब जिस प्रकार नीले पानी में किसी की झिलमिलाता हुआ गोरे रंग का शरीर दिखाई देता है, उसी प्रकार प्रातःकाल का आसमान दिखाई देता है। इस प्रकार जो है संपूर्ण प्रकृति पर उषा का जादू छाया हुआ है। पूरे उस आकाश में वो जो है उस उषा काल का जादू छाया हुआ है। अब वो उषा का जादू क्या कर रहा है, टूट रहा है। कब? जब सूर्योदय हो रहा है तब। सूर्योदय हो जाने से सब एक समान हो जा रहा है और आसमान बिल्कुल साफ, वो लालिमा गायब, वो कालिमा गायब, वो सारे चीज़ें गायब और वो जादू क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस कविता में जो है शमशेर बहादुर ने लिखा है, कवि ने नीले जल में झिलमिलाते हुए गौरवर्ण शरीर की तुलना किससे की है? तो वह जो है गोरे रंग का जो शरीर नीले पानी में झिलमिला रहा है, वह उसकी तुलना जो है भोर के प्रातःकाल के आकाश से की है। फिर एक और प्रश्न बन सकता है इसमें कि जो है उषा का जो जादू है वो कैसे टूटता है, जो प्रातःकाल का जो आकाश की वो छटाएं हैं, सुंदर सुंदर अप्रतिम छटाएं हैं, वो कैसे जादू टूट रहा है। तो सूर्योदय होने पर जो है उषा का जादू क्या कहता है, टूट जाता है, क्योंकि सूर्य जब निकलता है तो उसकी किरणें आ जाती हैं और किरणें जो है आकाश में फैल जाती हैं और आकाश में फैलने के साथ साथ सारा जादू क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अगर हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए सूर्योदय में कौन सा संधि विच्छेद होता है, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, यहाँ पे गुण संधि है। खड़ी बोली है शमशेर बहादुर ने उषा काल का जो है बिंबों के माध्यम से यहाँ पे वर्णन किया है। ठीक है। जल और देह शब्द में तीन जल का पर्यायवाची देखें तो नीर, तो अम्बु, फिर उसके बाद जो है पानी, ऐसे बहुत हैं इसके पर्यायवाची। तन का शरीर है ना, देह, काया, वपु। तो इस प्रकार जो है इन सब सारे उपमानों के माध्यम से कवि ने उषा काल का वर्णन किया है। ठीक है, ओके। तो ये आपका यहीं पे समाप्त होता है। मैंने और ये एक प्रकार का कवि शमशेर बहादुर ने प्रकृति के चित्रण को खाका खींचा गांव के उपमानों के माध्यम से। जैसे गांव में के उपमान होते हैं ना, राख से लिपा हुआ चौका, काली सिल पर केसर जैसे धुल गई हो, स्लेट पर लाल खड़िया, ये सब सारी चीज़ें गांव में ही मिल जाती हैं। नीला जल गांव और में जो है तालाब, सुंदर स्वच्छ जल के तालाब, तो गांव के उपमानों से जो है कि उपमानित किया है उस उषा काल को। ठीक है, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसे पढ़ करके आप अच्छे से एग्ज़ाम दें, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।